मैं आशुतोष मिश्रा, मेरे YouTube चैनल NCERT बाय आशुतोष सर पर स्वागत है। यहाँ पर आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री की वीडियो लगातार मिलती रहेंगी कंटिन्यूअस। यहाँ पर मेरे इस चैनल्स पे बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। ये मेरा जो चैनल्स है CBSE और UP बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बाईलिंगुअल चीज़ें मिलेंगी, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स मिलेंगी। चलिए आज शुरू करते हैं। मेरा आज के टॉपिक शुरू करते हैं। एक ऐसा टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जाम की नज़र से बेहद इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में 6 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स। अब आप कहेंगे सर बायोमॉलिक्यूल्स और बायो और केमिस्ट्री के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा टॉपिक्स, एक ऐसा चैप्टर जहाँ से बोर्ड एग्जाम्स में 6 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। बायो मतलब होता है लाइफ, ऐसा केमिकल कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। मतलब यहाँ पे है कि ए बायोमॉलिक्यूल्स इज ए केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम यहाँ पे इनफैक्ट हम समझ सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं उसे हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब आप कहेंगे सर कि ये करते क्या हैं? बायोमॉलिक्यूल्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है। आप ऐसा समझ सकते हो कि बायोमॉलिक्यूल्स एक बिल्डिंग्स ब्लॉक्स है। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के निर्माण में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक बिल्डिंग्स है, इसमें ईंट जो होते हैं, ईंट को एक निश्चित क्रम में रख करके एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। अब मतलब बिल्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, उसी प्रकार एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोमॉलिक्यूल्स एक बिल्डिंग्स ब्लॉक्स का काम करते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक बिल्डिंग्स ब्लॉक्स मतलब उसके निर्माण करने का काम करते हैं। अब ये आते हैं कि सर आप पूछोगे कि सर ये बायोमॉलिक्यूल्स करते क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में बहुत से केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे वह लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है। अब आप क्वेश्चन दूसरा कहेंगे सर ये बनते किन किन चीज़ से, मतलब कौन कौन से एलिमेंट मिलकर ये बनाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स को? तो बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। मतलब बायोमॉलिक्यूल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जैसे एलिमेंट के बने होते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आश्चर्यचकित यानी आपको आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन वो नॉन लिविंग एलिमेंट आपस में मिलकर बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट हो करके लिविंग रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं जिससे वह लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है। जैसे यहाँ पे आप पहले चेक कर लेते हैं इसको कि जो ईंट्स है ये बिल्डिंग्स ब्लॉक्स है बिल्डिंग की, उसी प्रकार मेरे बॉडी ह्यूमन बींग्स यानी सभी एनिमल्स, सभी जीव, सभी लिविंग सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीवित प्राणी। ठीक, जैसे ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे चित्र में जैसे आपको दिखाया जा रहा है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स, आप कहोगे सर कि बायोमॉलिक्यूल्स जो ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, न्यूक्लिक एसिड है, ये बायोमॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, लिविंग रिएक्शन करते हैं जिससे वह लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लिविंग प्रक्रियाओं को पूरा करता है। चलते हैं दूसरे टॉपिक्स पे यहाँ पे कि अब ये आता है कि लिविंग सिस्टम की सबसे अमेजिंग बात यह है कि वो खुद तो लिविंग होता है। मतलब जैसे हम समझा सकते हैं तुमको कि जैसे मेरे अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो तो नॉन लिविंग है लेकिन मैं लिविंग हूँ। मतलब कहने के मतलब यहाँ पे यह है कि लिविंग सिस्टम की सबसे अमेजिंग बात यह है कि यह नॉन लिविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। मतलब मैं तो लिविंग हूँ लेकिन मेरे अंदर जो पाया जाने वाला जो मेरे अंदर पाया जाने वाला एलिमेंट्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो तो नॉन लिविंग है लेकिन वो आपस में मिल करके लिविंग बनाते हैं। मतलब कहने के यहाँ पे यह है कि बायोमॉलिक्यूल्स जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक लिविंग सिस्टम की सबसे अमेजिंग बात यह है कि यह नॉन लिविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं।
अब दूसरी चीज़ आते हैं कि लिविंग सिस्टम में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट। हाँ, अब आप सवाल पूछेंगे सर कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये हो सकता है कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, फैट, बहुत सारे हो सकते हैं। और ये जो आपके ये कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, ये विटामिन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट मतलब होता है अन्योन क्रिया करते हैं। ये हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अब आते हैं कि बायो क्लासिफिकेशन, बायोमॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं कि अब इस चैप्टर में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगी, अमीनो एसिड, यहाँ पे आप न्यूक्लिक एसिड लिख दीजिएगा, न्यूक्लिक एसिड मिलेंगी इस चैप्टर में, और एंजाइम्स मिलेंगे और विटामिन्स मिलेंगे। इस चैप्टर में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स और विटामिन्स पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे चलो शुरू करते हैं एक एक टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम्स का। यहाँ पे शुरू करते हैं पहले टॉपिक्स कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को पहली शुरुआती अवस्था में कार्बन के हाइड्रेट बोलते थे। मतलब कार्बोहाइड्रेट को हम शुरुआती अवस्था में कार्बन के हाइड्रेट माना जाता था, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट जो थे ये एक जर्नल फार्मूला CxH2Y का होल वाई, मतलब H2O का होल वाई, ये जर्नल मतलब अधिकतर कार्बोहाइड्रेट CxH2Y के फार्मूले की तरह लिखे जा सकते थे। से आपको कह रहे हैं ग्लूकोज C6 है, H12 है, O6, ये है ग्लूकोज। ये है ग्लूकोज आपका। आप जानते हो कि ये मोनोसेक्राइड में आता है, लेकिन अभी आप पढ़ाएंगे भी आगे चल के। ये C6H12O6, इसको इस फॉर्म में लिखना है मुझे। तो यहाँ पे क्या आएगा, C6 रहेगा, H2Y को 6, मतलब यहाँ पे होल 6 है। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 6। मतलब आप कहें यहाँ पे कह सकते हो कि ग्लूकोज को भी आप इस रूप में लिख सकते हो, इस फार्मूले की तरह लिख सकते हो। लेकिन इसीलिए शुरुआती अवस्था में कार्बोहाइड्रेट को कार्बन के हाइड्रेट माना जा रहा था। यहीं से इसका नाम ड्राइव हुआ, यहीं से इसका नाम ड्राइव हुआ है। इसी की वजह से कार्बोहाइड्रेट का नाम कार्बोहाइड्रेट पड़ा, ठीक, क्योंकि ये कार्बन के हाइड्रेट के रूप में लिखे जा रहे थे। अब आप कहोगे लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट इस फार्मूले का पालन नहीं करते हैं। अब कहोगे सर कि आप कौन कौन से नहीं करते हैं। कार्बोहाइड्रेट रैमनोज जिसका फार्मूला होता है C6H12O5, मतलब रैमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वह इस फार्मूले की तरह नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए यह फार्मूला पूर्णतया सब कार्बोहाइड्रेट पे लागू नहीं होता है। अब आप कहोगे सर कि और एक चीज़ है कि मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन इस कार्बन के हाइड्रेट के रूप में उसको लिखा जा सकता है, कार्बन के हाइड्रेट के रूप में उसको लिखा जा सकता है। जैसे है एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला होता है CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड एक एसिड है, लेकिन वह कार्बन के हाइड्रेट के फार्मूले की तरह लिखा जा सकता है। कैसे कहोगे आप सर कि जैसे यहाँ पे कार्बन कितने हैं, कार्बन है 2 तो C2 हो गया, H कितने हैं 4 हैं तो H2O का होल 2 लिख सकते हैं। मतलब हम इसको कार्बन के हाइड्रेट के फार्मूले की तरह लिख सकते हैं, किसको, एसिटिक एसिड को। तो मतलब मैंने कह दिया कि कार्बन के हाइड्रेट के रूप में जिसे लिखेंगे क्या वो सब कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि फिर इसे अगर ये फार्मूला लागू होता है तो एसिटिक एसिड भी कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन एसिटिक एसिड तो एक एसिड है। तो मतलब ये फार्मूला सब पे लागू नहीं होता है। कुछ कार्बन के हाइड्रेट के रूप में लिखे जा सकते हैं जैसे एसिटिक एसिड, लेकिन एसिटिक एसिड एक एसिड है। दूसरा चीज़ आता है कि रैमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है रियल में, लेकिन ये इस फार्मूले का पालन नहीं करता है। अब आते हैं ये चीज़ें कि कार्बोहाइड्रेट, हाँ कार्बोहाइड्रेट पाए कहाँ जाते हैं। तो ऐसा देखा गया है या ऐसा रियल में होता है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से उत्पन्न किए जाते हैं, उत्पन्न मतलब प्रोड्यूस किए जाते हैं पौधे द्वारा।
जैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मुख्यतया प्लांट द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न किए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतया प्लांट द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे हो गया शुगर केन से कौन सा कार्बोहाइड्रेट निकलता है? सुक्रोज। दूसरा आता है ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया। ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं मुझे? मैं भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। भोजन कहाँ से मिलता है मुझे? पौधे से। ठीक। अब दूसरा आता है कि अधिकांश जैसे आप चेक कर लेते हैं, अधिकांश कार्बोहाइड्रेट का जर्नल फार्मूला क्या होता है? अधिकांश कार्बोहाइड्रेट का जर्नल फार्मूला होता है कार्बन के हाइड्रेट। जिसे मैंने अभी बताया यहाँ पे कार्बन के हाइड्रेट के रूप में लिख सकते हैं। अभी आपको कार्बन के हाइड्रेट के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने अभी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे कार्बन CX है, H2O का होल Y है। एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन इस फार्मूले का पालन करता है। रैमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसको कार्बन के हाइड्रेट के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक। अब आता है कि यहाँ पर रैमनोज C6H12O5 ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इस फार्मूले का पालन नहीं करता है। अब आप कहोगे सर कि एक ऐसा कोई फार्मूला, एक ऐसा कोई डेफिनेशन बताइए, एक ऐसा कोई परिभाषा बताइए जो पूरे कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई, मतलब पूरे कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करता हो, परिभाषित करता हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ, बढ़िया डेफिनेशन है, बोर्ड एग्जाम्स की नज़र से बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यही से क्वेश्चन पूछा था, यही आपकी परिभाषा लिखना है। कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड होते हैं, मतलब जितने कार्बोहाइड्रेट होते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन, जिसको आप जल के द्वारा तोड़ देंगे। मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस से ऑप्टिकली एक्टिव। अब आप कहोगे सर ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए, वे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट मतलब घुमा देते हैं। जैसे आप घुमाएंगे दो प्रकार से, या तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उसे बोलते हैं लीबोरोटेटरी। उसे क्या बोलते हैं? लीबोरोटेटरी। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डेक्स्टोरोटेटरी। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस से ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का मतलब होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा दे। घुमाएंगे कहाँ पे? लीबो और डेक्स्टोरोटेटरी। और क्या होते हैं ये? पॉलीहाइड्रोक्सी। ये आप लिख लीजिएगा कॉपी में, पॉलीहाइड्रोक्सी। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, नहीं लिखा गया है, पॉलीहाइड्रोक्सी। और क्या होते हैं ये? पॉली एल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड सिर्फ। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस से ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन की यूनिट प्राप्त होती है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपको समझाते हैं, ग्लूकोज है CHO होता है, एक कार्बन, 2 3 और 4 और एक 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और यहाँ पे होगा OH होगा, यहाँ पे OH इधर होगा और सब पे H इधर होगा। OH है, यह है OH है, यहाँ पे है H2 और O और H। ठीक, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे H है। ये एक ग्लूकोज का फार्मूला है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज का फार्मूला। अब आप सुनिएगा, इस डेफिनेशन को यहाँ से परिभाषित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस से ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब हाइड्रोक्सी मतलब क्या है? OH ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा है? OH है। मतलब यहाँ पे सभी कार्बोहाइड्रेट में OH कितने पाए जाएंगे? ढेर सारे। पॉली मतलब अधिक संख्या में, ढेर सारे। तो यहाँ पे क्या है? OH हो गया, 1 2 3 4 5। मतलब यहाँ पे OH क्या पाए जा रहे हैं? ढेर सारे। और कौन सा ग्रुप पाया जाएगा? एल्डिहाइड पाया जाए या कीटोन्स। जैसे ग्लूकोज में कौन सा पाया था ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप पाया था। फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप पाया था? आप पता करके दिखाइएगा। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, चलो ठीक है, ये हो गया। जैसे कौन कौन, आप कहोगे सर कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एग्जाम्पल बताइए। तो ये आपका हो गया ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया।
अब जैसे यहाँ पे रैमनोज की बात करते हैं, रैमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप पाया गया है, ये कौन सा है, ये है एल्डिहाइड ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने, 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए गए। तो इस नियम को पालन करेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड जिनके हाइड्रोलिसिस से ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 पाया गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही पाया जाए, कीटोन पाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप पाया गया, ठीक है। चलो ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेके फेयर कॉपी पे लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा आगे शुरू करते हैं। अब आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की मुझे परिभाषा तो समझ में आ गई, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा तो आपको समझ में आ गई है। अब आप ये पढ़िएगा कि क्लासिफिकेशन। अब हम कार्बोहाइड्रेट को उसके जल अपघटन, कार्बोहाइड्रेट को उसके जल अपघटन के व्यवहार पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस, उसके जल अपघटन के व्यवहार के आधार पे कार्बोहाइड्रेट को हम 3 प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं। ये बोर्ड एग्जाम्स में यही पूछा जाएगा। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स जो आपको अभी इसी मंथ लास्ट में है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट किस एग्जाम में क्या पूछेंगे, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कीजिए, ठीक। अब यहाँ पे आप लिखिएगा, बोर्ड एग्जाम्स में हिंदी इंग्लिश दोनों शब्द लिख सकते हैं मिलकर मिला के। मैंने जो PDF बनाया है उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखे हैं। जो आपको बिहार, जो आपके गांव के लैंग्वेज में बोलते हैं वही लैंग्वेज में लिखा है, खाली इंग्लिश टर्म को यूज किया, उससे आप घबराइएगा नहीं। आपको चाहे इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो, आपको सबको सब समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। खाली आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक बार नहीं समझ में आता दोबारा देखिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस, मतलब हम उसके जल अपघटन के व्यवहार के आधार पे कार्बोहाइड्रेट को 3 टाइप्स, मतलब कितने प्रकार के, 3 प्रकार से कार्बोहाइड्रेट को हम 3 प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं। पहला आता है मोनोसैकराइड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको हमेशा मिलते रहेंगे सभी स्टेट एग्जाम्स में। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से मोनोसैकराइड है, दिए गए विकल्प में कौन सा मोनोसैकराइड है, कौन सा पॉलीसैकराइड है, कौन सा ओलिगोसैकराइड है, ठीक। अब आते हैं कि मोनोसैकराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन की और अधिक सिंपल कंपाउंड में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। मतलब मोनोसैकराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं किया जाता किसी छोटे कार्बोहाइड्रेट में। मतलब आप सुनिए, जैसे इधर समझिए, ये ग्लूकोज है, C6 है, H12 है, O6 है, इसको आप इससे छोटे कार्बोहाइड्रेट में आप इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हो, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हो। मतलब वे कार्बोहाइड्रेट जिनको और छोटे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन में नहीं हाइड्रोलाइज कर सकते हो, उसे बोलते हैं मोनोसैकराइड। मतलब इससे छोटी शर्करा में आप इसको नहीं तोड़ सकते हो। आप ये परिभाषा हो गई। मोनोसैकराइड किसे बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन की और अधिक सिंपल कंपाउंड में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। अब आप कहोगे बात सही है सर, समझ में आ गया। एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, C6H12O6, इसका भी वही है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, इसमें कौन सा कीटोन, इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है, राइबोज, ये सब छोटी मोनोसैकराइड सबसे छोटी, इनको इससे छोटे इनसे छोटे हाइड्रोकार्बन में आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हो। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब आप पूछेंगे सर कि नेचर में कितनी मतलब कौन कौन सी मोनोसैकराइड पाई जाती है, कितनी, क्या ढेर सारी पाई, कम पाई जाएंगे। तो ऐसा आपकी एनसीईआरटी बुक ने लिखा है कि लगभग 20 प्रकार की मोनोसैकराइड नेचर में पाए जाते हैं। हम 2-3 के बारे में तो आप सब जानते होंगे शायद, जैसे आपका होगा ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज, इनका नाम सुना होगा आप पिछले कक्षाओं में, ठीक है। अब आता है कि ये तो हो गया आपका, मतलब इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, किसमें छोटी इससे छोटे कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। ओलिगोसैकराइड होता है वे कार्बोहाइड्रेट जिनके हाइड्रोलिसिस से 2 से 10 यूनिट प्राप्त होती, किसकी, मोनोसैकराइड की। मतलब ये कैसे कार्बोहाइड्रेट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है क्या, C12H22O11, क्या है ये क्या है, सुक्रोज। इसको आप जल अपघटित करवाओगे, मतलब इसको आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा, C6
H12O6 प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होगा? C6H12O6। मतलब मुझे ये सुक्रोज है, क्या चीज़ है? सुक्रोज। ये क्या चीज़ है? सुक्रोज। सुक्रोज के जल अपघटन से, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से मुझे ग्लूकोज प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा? फ्रक्टोज प्राप्त होगा। आपको दिखने में दोनों सेम, आप ये पिछले नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे, ग्लूकोज पढ़ा जाएगा तो आपको समझा दिया जाएगा। C12H22O11 ये सुक्रोज है। इसके जल अपघटन से आपको 2 यूनिट मोनोसेक्राइड की 2 यूनिट प्राप्त होती है। मतलब ऑलिगोसेक्राइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस से 2 से 10 यूनिट प्राप्त हो जाए। यहाँ पे तो 2 है, किसी में 3 प्राप्त होगा, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7। तो आप कहोगे सर की बात सही है, मतलब वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10 यूनिट प्राप्त हो जाए। यहाँ पे कितने यूनिट? 2। अब अगर 2 यूनिट प्राप्त होती है तो उसको क्या बोलते हैं? डाइसेक्राइड। 3 प्राप्त होगी तो ट्राइसेक्राइड, 4 प्राप्त होगी तो टेट्रा। यहाँ पे गलत लिख दिया है, टेट्रासेक्राइड। टेट्रासेक्राइड प्राप्त होता हो। ऐसे 5 होगा तो पेंटासेक्राइड। ठीक, ये हो गया। अब अगला आते हैं कि बस ठीक है, ये याद करना। अब अगला आते हैं यहाँ पे वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से अधिक संख्या में मोनोसेक्राइड की इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, उन्हें बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। जैसे क्या हो गया? स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। अब दूसरा चीज़ सुनिएगा, जैसे हमें जो भोजन करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, इसमें आप खाना खाते हो उसमें बहुत से कार्ब, जैसे आपने स्टार्च खाया, चावल खाया है, इसमें क्या मुझे 1-2 ग्लूकोज मिलेगा? नहीं, हजारों संख्या में मिलते हैं। अगर आप भोजन सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? पौधे की कोशिकाओं के सेलवाल में पाया जाता है सेलुलोज। तो मतलब यहाँ पे जो स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, इनमें अगर ये मेरे शरीर में जाते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस होता, टूटते हैं और मुझे अधिक संख्या में ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यूनिट प्राप्त होती है, जो मेरी बॉडी उसको एनर्जी के रूप में कंजर्व करती, मतलब यूज करती है। मतलब यहाँ पे हो गया कि पॉलीसेक्राइड किसे बोलते हैं? वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से अधिक संख्या में मोनोसेक्राइड की इकाइयाँ प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड। पॉली मतलब बहुत सारा, ठीक है। स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन। आपको एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि इनमें से दे दिया है कौन सा पॉलीसेक्राइड नहीं है। आपको एग्जाम्पल एक दे देगा, यहाँ पे क्या? यहाँ पे दे देगा ग्लूकोज, यहाँ पे दे देगा क्या? ग्लूकोज। तो आपको चेक करना है कौन नहीं है, क्या पॉलीसेक्राइड, कौन सा नहीं है? ग्लूकोज। ठीक, तो आपको स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा एग्जाम्पल। दूसरा आता है कि पॉलीसेक्राइड को हम नॉन शुगर बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ये मतलब स्वाद में क्या होते हैं? स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इनको नॉन शुगर बोलते हैं। जैसे पॉलीसेक्राइड को नॉन शुगर कहते हैं क्योंकि ये स्वाद में क्या होते हैं? मीठे नहीं होते। लिखा स्वाद में स्वीट टेस्ट, मतलब क्योंकि ये स्वाद में स्वीट नहीं होते, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? नॉन शुगर। और सभी सेक्राइड्स और सभी कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं? स्वीट इन टेस्ट होते हैं। ठीक, चलिए ये चैनल, अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड के लिए, क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल और लाभकारी रहेगा। थैंक यू।